Hello student, welcome in our topic that is heredity and evolution, and we are going to start the new point, that is speciation, in this video lecture. So in last video lecture you have seen the Darwin theory, then Lamarckism. Okay, so in this lecture we are going to focusing on the speciation. So what is mean by speciation? So first I am just telling the definition of speciation. Speciation is nothing but formation of new species. Speciation is nothing but formation of new species of organism. न्यू स्पेसिस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. स्पेसिस क्या है? स्पेसिस एक जैसे दिखने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म रहेंगे. फॉर एग्जांपल अ सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर प्रेजेंट इन ए सिंगल ग्रुप. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस. ह्यूमन इज अ वन स्पेसिस. सो ऑल ह्यूमंस looking like a same. Then the species of dog, all dogs looking like a same. For example, if you consider the dog, the familiar dog. Okay, then if you see the lion, हम उसको बोलते हैं पैंथेरा लियो. साइंटिफिक नेम है उसका लायन का. सो ऑल लायंस आर लुकिंग सेम. सो लायन, दैट इज पैंथेरा लियो. लियो इज ए स्पीसीज. सो स्पीसीज मीन्स a similar kind of organism which are present in a single group. Okay, so formation of new species of plant and animals is the effect of evolution. मैंने पहले लेक्चर में बताया, इसके पहले लेक्चर में. तो जब भी नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने वाला है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन बोलेंगे. और इवोल्यूशन के प्रोसेस से ही नया ऑर्गेनिज्म बनता है. इट में भी प्लांट होगा और एनिमल होगा, तो वो इवोल्यूशन से ही बनने वाला है. तो स्पेसिस इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. देखो यहाँ पे स्पेसिस के डेफिनेशन दिए. आप यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन का टाइटल भी दे सकते हैं. स्पेसिस इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन. देखो नेचुरल रिप्रोडक्शन, अगर हम डॉग देखेंगे तो डॉग के जो बच्चे हैं वो डॉग से ही आने वाले हैं. कहाँ से आने वाले? डॉग से. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के जो बच्चे हैं वो ह्यूमन से ही आने वाले हैं. सो स्पेसिस क्या है? देखो स्पेसिस की डेफिनेशन है. स्पेसिस की डेफिनेशन क्या है? स्पेसिस इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स. फर्टाइल इंडिविजुअल्स बोल रहा है, जो कि फर्टाइल मीन्स जो एबल टू रिप्रोड्यूस. व्हाट इज मीन बाय फर्टाइल? सो दीज आर द एबल टू रिप्रोड्यूस. जो भी प्रोजेनी आने वाली है वो भी रिप्रोडक्शन करने वाली है, उसको भी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है रिप्रोडक्शन की, उसको हम फर्टिलिटी बोलेंगे. सो एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो ऐसे बच्चे पैदा करता है, ऐसी प्रोजेनी पैदा करता है दैट कैन बी रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन. नेचुरल रिप्रोडक्शन मीन्स नेचुरली उन ग्रुप के एनिमल्स में क्या होने वाला है? रिप्रोडक्शन होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल डॉग का जो रिप्रोडक्शन है डॉग से ही होने वाला है, और जो कैट है कैट का जो रिप्रोडक्शन है कैट से ही होने वाला है. ओके, सो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिस बोलेंगे. तो इस स्पेसिस ग्रोज इन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशन. तो जो भी स्पेसिस रहने वाली है स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशन में क्या होने वाली है? ग्रो होने वाली. फॉर एग्जाम्पल कुछ स्पेसिस है जो वाटर में रहते हैं तो वाटर में उनकी ग्रोथ होने वाली है. कुछ स्पेसिस जो माउंटेन पे रहने वाले हैं माउंटेन पे उनकी ग्रोथ होने वाली है. फॉर एग्जांपल प्लांट्स कुछ देखते हैं हम ट्रॉपिकल रीजन में, तो ट्रॉपिकल रीजन में ही ग्रो होने वाले हैं. कुछ प्लांट्स जो है टेम्परेट रीजन में ग्रो होते हैं जहाँ पे बर्फ पड़ी रहती है, वो प्लांट सिर्फ वहीं पे ग्रो होने वाला है. ओके, सो ईच स्पेसिस, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक रहने का क्या होता है? ज्योग्राफिकल कंडीशन रहता है, वहां पे वो ग्रो हो जाते हैं. सो देयर फूड हैबिटेट and reproductive ability and period is different. So हर एक स्पेसिस का फॉर एग्जाम्पल फूड प्रेफरेंस अलग रहता है. फॉर एग्जाम्पल कुछ कार्निवोर्स रहते हैं, कुछ हर्बीवोर्स रहते हैं, कुछ दोनों भी खा सकते हैं, कार्निवोर्स एज वेल एज हर्बीवोर्स. मीन्स उनको हम ओमनीवोर्स बोलते हैं. ओके, सो फूड की प्रेफरेंस जो रहता है हर एक स्पेसिस का अलग रहेगा, स्पेसिस का अलग रहेगा. हैबिटेट अलग रहेगा. हैबिटेट क्या रहता है? जो भी रहने की जगह रहती है. हैबिटेट इज a space where the organism live or it is a home of that particular organism. habitat को हम क्या बोलेंगे? home बोलेंगे. reproductive ability means each every species का जो habitat रहता है वो different रहने वाला है. reproductive ability हर एक species, for example animals हम देखेंगे, अगर हम रैट, स्मॉल रैट देखते हैं
घर में रहता है, उसकी हम रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी देखेंगे तो एक साइकिल में फॉर वन टाइम इट गिव्स अबाउट 20 to 25 इंडिविजुअल्स और प्रोजेनी। उनको हम लीटर्स बोलते हैं। स्मॉल जो बच्चे रहते हैं रैट के, उनको हम क्या बोलते हैं, लीटर्स बोलते हैं। तो एक टाइम में उसकी जो फीमेल रहती है रैट की, वो 25 बच्चों को पैदा कर सकती है, यानी बर्थ, विच गिव्स बर्थ टू द 25 इंडिविजुअल्स। अगर हम ह्यूमन देखेंगे तो एक या ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 एट ए टाइम। फॉर एग्जाम्पल जब अगर ट्विन हो गए तो 2 रहेंगे। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की जो भी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी रहती है वो अलग रहने वाली है। एंड पीरियड, सो रिप्रोडक्टिव पीरियड मींस सम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे रहते हैं जो थ्रू आउट द ईयर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म सीजनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी सीजन आएगा तब भी वो रिप्रोड्यूस करने वाले, अदरवाइज नहीं करने वाले। सो ईच स्पेसिस का फूड अलग रहेगा, हैबिटेट अलग रहेगा, और रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एज वेल एज द पीरियड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या रहेगा, डिफरेंट रहने वाला है। So next, however, the genetic variation is responsible for formation of new species from earlier one. अगर earlier one, for example, एक organism है फर्स्ट, उसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं, उसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं, उसके कैरेक्टर्स में चेंजेस आते हैं, मीन्स उसका जेनेटिक जो भी फॉर एग्जाम्पल जीन्स है जो डीएनए में रहते हैं, अगर उसमें कुछ वेरिएशन आ जाते हैं, जीन्स में कुछ वेरिएशन आ जाता है तो उसमें बदलाव आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अर्लियर वन हम उसको एंसेस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंसेस्टर। अगर एंसेस्टर में कुछ जेनेटिक वेरिएशन आएंगे तभी जाके अगले प्रोजेनी में कुछ नया कैरेक्टर हमको देखने को मिलेगा, तो उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे? स्पेसिएशन। सो स्पेसिस बनने के लिए, नई स्पेसिस बनने के लिए है एंसेस्टर में कुछ जेनेटिक वेरिएशन आने चाहिए, उसके वजह से नई स्पेसिस क्या हो सकती है, पैदा हो सकती है, बन सकती है। सो बिसाइड दिस जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। अगर उसके जोग्राफी में, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑर्गेनिज्म एक्स प्लेस पे रह रहा है, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन पे रह रहा है, अगर उसके जोग्राफी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन से वो आ गया ओशन में, ओशन की जगह आ गया और जंगल में आ गया, तो उसका हैबिटेट चेंज हो गया। हैबिटेट चेंज होने के बाद उसका फूड भी चेंज होने वाला है, अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू द फूड एंड अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन भी यहाँ पे आके बदल गई है, तो उसके हिसाब से उसके बॉडी में कुछ बदलाव आने वाले हैं। अगर बदलाव आते हैं तो उसका फॉर्मेशन न्यू स्पेसिस पे होने वाला है। अगर उसमें कुछ रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं तो रिप्रोडक्टिव चेंजेस के बाद भी एक नई स्पेसिस बन सकती है। तो सिमिलरली जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आल्सो लीड्स टू द स्पेसिएशन। एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जंगल में रह रहे हैं, उसके बाद में कुछ एनिमल्स वहां से निकल के कुछ और जगह जाके बसते हैं, और फॉर एग्जांपल वहां पे उनका पॉपुलेशन बढ़ता है। एक जगह से दूसरी जगह पे जा गए, वहां पे सिर्फ वही लोग हैं विच इज माइग्रेटेड वन, जो भी फर्स्ट ए लोकेलिटी से बी लोकेलिटी पे गए हुए, वहीं पे कुछ फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सिंगल स्पेसिस है, कुछ सिंगल स्पेसिस है। अगर वहां पे जाके वो अकेले रह रहे हैं, उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सो उन्होंने खुद को क्या किया? आइसोलेट किया, नई जगह पे आइसोलेट किया। तो अगर नई ज्योग्राफी पे एक ऑर्गेनिज्म जाके खुद को आइसोलेट करता है, उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में भी बदलाव आ जाएंगे और उसकी नई स्पेसिस बन जा सकती है। सो सिमिलरली जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जोग्राफिकल यानी एक जगह से अगर एक एनिमल दूसरी जगह पे जाता है, वहां पे आइसोलेट हो जाता है। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मींस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कुछ स्पेसिस है जो अपने मींस जैसे दिखने वाले एनिमल से, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ समय पहले बताया कि डॉग जो है वो डॉग के साथ ही क्या करने वाला है? रिप्रोडक्शन करने वाला है। उसके बाद में जाके डॉग की जो की प्रोजेनी है वो पैदा होने वाले है। उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे? अगर डॉग के साथ रिप्रोड्यूस होता है तो उसको हम बोलेंगे विच इज ए रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड ग्रुप। डॉग कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद द कैट और अदर एनिमल्स। ओके, सो जो डॉग है उनके ही ग्रुप के मेंबर के साथ रिप्रोड्यूस हो सकता है, अदरवाइज मींस रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सो उसके वजह से भी क्या हो जाता है? न्यू स्पेसिस जो है
वो नेचर में आ सकती है, फॉर्म हो सकती है। ओके, उसके बाद में क्या दिया देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विच इज लास्ट पॉइंट इन आवर टॉपिक, दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन। ओके, स्पेसिएशन का सिंपली मतलब क्या है, अगर एक स्पेसिस से दूसरी नई स्पेसिस बन जाती है, कुछ वेरिएशन आके, कैरेक्टर में कुछ बदलाव आके, तो हम उसको क्या बोलने वाले हैं, स्पेसिएशन बोलने वाले। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन इवोल्यूशन विच इज द लास्ट पॉइंट। द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टुडे has been said to be formed from very simple unicellular organism due to evolution। अगर हम पहला ऑर्गेनिज्म देखेंगे which is unicellular one, सिंगल सेल का था पहला ऑर्गेनिज्म, उसमें कुछ बदलाव आके, उसमें चेंजेस होके, उसके कैरेक्टर में चेंजेस होके आज की जो बायोडाइवर्सिटी है, देयर आर नंबर ऑफ स्पेसीज ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट अर्थ। आपको पता है, मैंने पहले भी लेक्चर में बता दिया है कि there about 1.2 million species are there on the planet Earth। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक ही सेल से आई हुई है, जो पहले टाइम में जब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जब अर्थ फॉर्म हुआ, तब से आज की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बन गई है फ्रॉम ए वेरी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो नेक्स्ट क्या दिया है देखो, जो फर्स्ट एंशिएंट एनिमल थे लाइक लेमुर, सो विच इज लाइक मंकी लाइक एनिमल, हम उनको लेमुर बोलते हैं। वो कब थे, विच इज अबाउट 7 करोड़ ईयर्स एगो। आज से हम कैलकुलेट करेंगे पीछे का टाइम, अबाउट 7 करोड़ ईयर्स एगो लेमुर जैसे एंशिएंट एनिमल थे। एंशिएंट यानी ओल्ड एनिमल्स थे। उसके बाद में क्या आ गया, इजिप्टोपिथेकस जैसा एनिमल विच इज अ मंकी लाइक एनिमल। ओके, इजिप्टोपिथेकस विच इज अबाउट 4 करोड़ ईयर्स एगो। 4 करोड़ ईयर्स एगो ऐसे एनिमल आए अर्थ पे। उसके बाद में ड्रायोपिथेकस विच इज अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स एगो ड्रायोपिथेकस आ गया, which is somewhat a straight posture, but somewhat straight posture, not complete straight posture of the body। बॉडी का अगर पोस्चर देखेंगे, बाद में अगर देखेंगे तो सिर्फ नेक है वो क्या है, बैंड है, बाकी सब बॉडी जो है वो स्ट्रेट है, पोस्चर जो है वो स्ट्रेट है, वर्टिकल टू द लैंड के वर्टिकल है। उसको हम रामापिथेकस बोल देंगे, विच इज लाइक अ ह्यूमन लाइक एनिमल। सो ह्यूमन लाइक दिखता है, विच कम्स अबाउट मीन्स कब आया अर्थ पे 1 करोड़ ईयर एगो। उसके बाद में जाके 40 लाख ईयर एगो हमारा आ गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, विच इज लाइक ह्यूमन लाइक, विच इज ए एप लाइक, मंकी लाइक। सो एप लाइक दिखता है, मंकी लाइक, गोरिल्ला लाइक दिखता है, और ए जो है ह्यूमन लाइक दिखता है। इसका नाम है रामापिथेकस, इसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब आया अर्थ पे, अबाउट 40 लाख ईयर्स एगो। ओके, सो ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में क्या लिखा है। उसके बाद में रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में स्किल्ड ह्यूमन आ गए, जिसको हम होमो हैबिलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमो हैबिलिस, विच इज अबाउट 20 लाख ईयर्स एगो। एक कब आ गए अर्थ पे, 20 लाख ईयर्स एगो। उसके बाद में आ गए मैन विथ इरेक्ट पोस्चर। तो जो पोस्चर है कंप्लीटली, यहाँ पे अगर देखेंगे थोड़ा नेक है वो बेंड है, लेकिन इस पोस्चर में नेक एज वेल एज होल बॉडी विच इज अ वर्टिकल टू द लैंड के वर्टिकल है। उनका नाम है मैन विथ इरेक्ट पोस्चर, विच इज अबाउट 15 लाख ईयर्स एगो। कब आ गए हैं अर्थ पे, 15 लाख ईयर्स एगो। उसके बाद में अगर देखेंगे तो हम निएंडरथल बोलते हैं उसको। हम क्या बोलते हैं, निएंडरथल मैन, विच इज कम्स अबाउट मीन्स पृथ्वी पे कब आ गए 1.5 लाख ईयर्स एगो। 1.5 मीन्स 1,50,000 ईयर्स एगो ए आ गए अर्थ पे। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो विच इज ए मॉडर्न मैन, विच इज ए Cro-Magnon man, which is comes on earth about 50,000 years ago. So it is very important, which will be asked in your multiple choice question or 1 mark question, or the sequence of the human evolution। अगर आपको sequence
पूछा गया इवोल्यूशन में, तो ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है आपके बुक में विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लास्ट डायनासोर्स डिसअपेयर्ड अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स एगो। जो भी डायनासोर्स थे अर्थ पे वो कब डिसअपेयर हो गए, 7 करोड़ ईयर एगो। उसके बाद जाके जो भी लास्ट स्लाइड में आपने देखी जो लेमुर लाइक, सो फॉर एग्जांपल एंशिएंट एनिमल आपने देखे विच कम्स अराउंड अबाउट 7 करोड़ ईयर्स एगो, विच इज अ मंकी लाइक। जो भी दिख रहे थे वो स्मॉल आपके बुक में फर्स्ट एनिमल विच इज मंकी लाइक, जिसको हम आज के वर्ड में देखते हैं तो लेमुर जैसे दिखते हैं वो। सो एट दैट टाइम जब भी डायनासोर डिसअपियर हो गए उसके बाद में monkey like animals are said to be evolved from some ancestor who were more or less similar to the modern lemur। आज हम देखेंगे मॉडर्न लेमुर जो बड़े आंख वाले मंकी जैसे दिखने वाले एनिमल्स है, सो उसके जैसे कुछ एनिमल 7 करोड़ ईयर एगो आ गए, उसको हम एंशिएंट एनिमल बोलते हैं। सो टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी डिसअपेयर्ड अबाउट 4 करोड़ ईयर एगो। देन क्या हो गया, हम बोलते हैं कि ह्यूमंस में फर्स्ट जब एंशिएंट टाइम था तब टेल थी, उसके बाद में जो टेल है वो डिसअपेयर हो गई। टेल कब डिसअपेयर हुई, यहाँ पे देखा टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल, जो भी एंशिएंट एनिमल थे उनकी जो टेल है वो डिसअपेयर हो गई अफ्रीका में। कब हो गई डिसअपेयर, विच इज अबाउट 4 करोड़ ईयर्स एगो। जो टेल थी वो क्या हो गई, डिसअपेयर हो गई। उसके बाद में they developed due to the enlargement in the brain, their hands were also improved and thus ape-like animal were evolved। उसके बाद में आप अगर डायग्राम देखेंगे पीछे वाली और आपकी बुक में जब आप लेक्चर देखते हैं तब आप सामने आपके बायोलॉजी का बुक होना चाहिए, बिकॉज दिस इज a lecture which is line to line, word to word, so for your easy understanding। अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट एनिमल थे एंशिएंट एनिमल, उसके बाद में क्या हो, उनमें कुछ चेंजेस आ गए, एनलार्जमेंट इन द ब्रेन, उनका ब्रेन का साइज जो है वो बढ़ गया। देन उनके हैंड भी जो थे, हैंड में भी मॉडिफिकेशन हो गए, एंड आल्सो इम्प्रूव्ड एंड दस एप लाइक एनिमल वेर इवॉल्व। उसके बाद में जाके एप जैसे दिखने वाले एनिमल क्या हो गए, इवॉल्व हो गए। सो मीनवाइल उसके साथ साथ दिस एप लाइक एनिमल रीच्ड द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। पहले कहां पे थे वो, अफ्रीका में थे। कहां पे थे, अफ्रीका में। उसके बाद में वो कहां पे आ गए, रीच टू द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया एंड फाइनली इवॉल्व इनटू द गिब्बन एंड ओरंगटन। गिब्बन एंड ओरंगटन आर द टू क्या बोलते हैं हम उनको, एप लाइक मंकी है। सो उसके बाद में ये 2 एनिमल्स आ गए, उनमें डेवलपमेंट हो गए, उसमें कुछ बदलाव आ। लोकेशन दिया है, लोकेशन इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। एनिमल्स कैसे है, इवॉल्व इनटू गिब्बन एंड ओरंगटन। ओके, वैसे एनिमल मंकी आ गए, मंकी जैसे दिखने वाले एनिमल्स आ गए। ओके, सो रिमेनिंग एप लाइक एनिमल्स स्टेड इन अफ्रीका। जो बाकी जो थे वो अफ्रीका में ही रह गए। तो अफ्रीका में रह के क्या हो गए उनमें, एंड फ्रॉम देम गोरिल्ला एंड चिंपांजी इवॉल्व अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स एगो। जो भी एनिमल्स, जो भी फॉर एग्जांपल जो भी एप लाइक एनिमल्स थे जो अफ्रीका में थे पहले टाइम में, वो बाद में एशिया में आ गए। जो भी एशिया में आ गए उनका कन्वर्जन किस में हो गया, उनका इवोल्यूशन किस में हो गया, लास्ट स्लाइड में आपने देखा है गिब्बन एंड ओरंगटन। जो भी अफ्रीका में रह रहे थे, जो भी फॉर एग्जांपल कुछ एशिया में चले आ गए, कुछ वहीं पे रह गए। जो भी अफ्रीका में रह गए उनका कन्वर्जन किस एनिमल्स में हुआ, गोरिल्ला एंड चिंपांजी में हुआ। इवॉल्व अबाउट कब आ गए गोरिल्ला एंड चिंपांजी अर्थ पे, विच इज अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स एगो। सो these digits are very important, these years are very important regarding to your examination point of view. So evolution of some 2 crore years old species of apes seems to be occurred in different ways। अगर हम देखेंगे किसका इवोल्यूशन दिया है, इवोल्यूशन ऑफ some of the 2 crore year old species, जो भी 2 crore year old species है एप्स की, ओके, और कब occurred in different way। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कुछ अफ्रीका में रह गए, उनका कन्वर्जन किसमें हो गया, गोरिल्ला एंड चिंपांजी में हो गया। और जो भी एशिया में आ गए, एशिया में मूव हो गए, उनका कन्वर्जन
किसमें हो गया, हमने इसके पहले स्लाइड में देखा है, गोरिल्ला एंड गिबन में हो गया। सो डेवलपमेंट जो है ऑकर्ड इन डिफरेंट वे, अलग अलग रास्ते से अलग अलग वे में हुई है। अलग अलग वे में मीन्स उसमें कुछ बदलाव जो है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन था। अफ्रीका की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो अलग रही होगी, एशिया की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो अलग रही होगी। तो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी, द डेवलपमेंट और द इवोल्यूशन was occurred. Okay, so they had to use their hand more for eating food and other works. Then later on क्या हो गया, देखो ये जो भी गोरिल्ला और चिंपांजी है जिसके बाद ह्यूमंस आ गए। So humans and the gorilla and chimpanzee are the more relative one. So हम किसके जैसे है और किससे आ गए हैं, गोरिल्ला एंड चिंपांजी से आ गए। सो इनमें कुछ बदलाव आ गए। क्या बदलाव आए, देखो यहाँ पे दे हैड टू यूज देयर हैंड्स। वो जो एनिमल्स थे गोरिल्ला और चिंपांजी जैसे, वो उनके हैंड यूज करने लगे किसके लिए, फूड ईटिंग के लिए। जब हम हैंड से फूड होल्ड करते हैं उसके बाद में हम फूड ईट करते हैं। सो ईटिंग फूड एंड अदर वर्क मीन्स उसके बाद में जाके कुछ टूल्स बनाने की तकनीक जो एनिमल्स है, तभी जो फर्स्ट ह्यूमंस आ गए उनको पता चल गई कि टूल्स कैसे बनाते हैं जो भी उनके लिए लगता था। फॉर एग्जांपल फॉर द हंटिंग और फॉर एग्जांपल जो भी हम बोलते हैं उसको क्या, जो भी अंडरग्राउंड फूड है, वेजिटेबल्स है, वो निकालने के लिए वो टूल्स यूज करते थे। और टूल बनाने के लिए वो उनके हाथ का क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। उसके बाद में those apes started to live on land as the forest started to decline due to the dry environment. उसके बाद में क्या हुआ, they are moves toward the land. So पहले जो एप्स थे, चिंपांजी एंड गोरिल्ला थे, वो जंगल में रहते थे। उसके बाद में वो कहाँ पे आ गए, लैंड पे आ गए। क्यों आ गए लैंड पे, ड्यू टू द डिक्लाइन इन द फॉरेस्ट। क्या हो गया, फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन, फॉरेस्ट कम होने लगा ड्यू टू द ड्राई एनवायरमेंट ड्राई हो गया, बारिश कम हो गई। बारिश कम होने के रीजन से वहां पे जो ट्रीज थे, प्लांट्स थे, वो ड्राई होने लगे, वो फॉर एग्जाम्पल कम होते जा रहे थे। और उसके बाद में वो जो चिंपांजी थे और गोरिल्ला थे वो लैंड पे आ गए। सो लैंड पे आने के बाद उनके बॉडी में क्या चेंजेस हुए देखो। So their pelvic girdle developed in such a way that they started to stand in erect posture. जो भी pelvic girdle है, जो भी कमर का बोन है, उनमें कुछ ऐसे बदलाव आ गए, उसके वजह से वो erect means straight खड़े रहने लगे। So vertical to the land के vertical खड़े रहने लगे due to the changes in the pelvic girdle. हम उसको कमर का बोन बोलते हैं, उसमें कुछ changes आने लगे due to which they stand in the erect posture in grasslands and thereby their hands become available for use anytime. जब वो लैंड पे आ गए उसके बाद में वो इरेक्ट पोस्चर हो गए, और इरेक्ट पोस्चर होने के बाद उनके हैंड लैंड पे नहीं थे, अभी कहाँ पे थे, लैंड विच आर फ्री वन। वो कभी भी उनके हैंड्स क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे कुछ भी चीज को पकड़ने के लिए। ओके, सो these first human like animals with the erect posture which were using their hands have evolved about 2 crore years ago. देखो ह्यूमन लाइक एनिमल्स आपके बुक में दिया हुआ है, उसका पिक्चर ह्यूमन लाइक एनिमल्स। सो जो है वो उनका इवोल्यूशन है वहां पे दिया हुआ है डायग्राम के बगल में। 2 करोड़ ईयर्स एगो उनका इवोल्यूशन हो गया और वो लैंड पे आ गए और डेवलप हो गए, मीन्स अर्थ पे डेवलप हो गए। So first record of human like animal is with us in the form of Ramapithecus. जो भी हमारे पास अभी रिकॉर्ड ह्यूमन लाइक रिकॉर्ड है वो है Ramapithecus. The Ramapithecus is a human like animal. अभी हमारे पास उसका रिकॉर्ड है which is from North India and East Africa. So first जो भी फॉसिल्स है Ramapithecus का हमें कहाँ से मिला है, नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका से मिला है। फॉसिल यानी जो भी रिमेनेंट पार्ट है इसको हम फॉसिल बोलते हैं। कहाँ से मिला है, नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका से। किसका मिला है फॉसिल, रामापिथेकस का। तो वी हैव रिकॉर्ड, हमारे पास उसका रिकॉर्ड है। सो आफ्टरवर्ड उसके बाद में क्या हुआ देखो, दिस एप्स ग्रोन अप इन साइज, एप्स की साइज बढ़ गई एंड बिकम मोर इंटेलिजेंट।
इंटेलिजेंट कब होता है आदमी? जब उसको ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है, ब्रेन का साइज बढ़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जब इवोल्यूशन था, अभी हमारे ब्रेन का साइज बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन जब इवोल्यूशन चल रहा था धीरे 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 ब्रेन का साइज बढ़ता जा रहा था। सो बिकम मोर इंटेलिजेंट एंड द एप ऑफ साउथ अफ्रीका इवॉल्व अबाउट 40 लाख ईयर अगो। जो भी एप साउथ अफ्रीका में रह रहा था उसका जो इवोल्यूशन है कब हुआ था? 40 लाख ईयर एगो। ओके, उसके बाद में क्या दिया है देखो, तो द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस ह्यूमन लाइक एनिमल्स, जो भी मॉर्फोलॉजी दिखने वाले बाहर के जो भी स्ट्रक्चर से दिखने वाले कैसी थी ऑफ दिस ह्यूमन लाइक एनिमल्स, स्टार्टेड टू अपीयर लाइक टू बी द मेंबर ऑफ जीनस होमो। सो अब होमो जैसे दिखने लगे। होमो मीन्स आज का जो ह्यूमन है, अगर हमारा साइंटिफिक नेम देखेंगे तो है होमो सेपियंस। क्या है? होमो सेपियंस। सो आज का जो होमो है, होमो सेपियन है, ह्यूमन है, वैसे दिखने वाले एनिमल्स तब बन गए। उसके मॉर्फोलॉजी में ऐसे कुछ चेंजेस हो गए हैं जो ह्यूमन जैसे दिखने लगे। सो मेंबर ऑफ जीनस ह्यूमन। जीनस क्या है? हमारा जीनस होमो है, स्पेसिस हमारी स्पेसिस है। सो अबाउट 20 लाख ईयर एगो एंड द स्किल्ड ह्यूमन डेवलप। उसके बाद में 20 लाख ईयर एगो अगर हम देखेंगे तो ह्यूमन लाइक एनिमल्स आ गए और उसमें कुछ डेवलपमेंट होके स्किल्ड ह्यूमन बन गए। स्किल्ड ह्यूमन मीन्स व्हाट? दोज ह्यूमंस आर एबल टू मेक देयर ओन टूल्स, they can do agriculture, उसको हम क्या बोलेंगे? स्किल्ड ह्यूमन बोलेंगे। तो अबाउट 50 लाख ईयर एगो ह्यूमन वॉकिंग विद द इरेक्ट पोस्चर। अगर हम देखेंगे 50 लाख ईयर पहले जो भी ह्यूमंस थे वो इरेक्ट पोस्चर में वॉक कर सकते थे। इरेक्ट पोस्चर मीन्स व्हाट? उनका जो भी बैकबोन था वो स्ट्रेट था, लैंड के वर्टिकल था और वो चल सकते थे उस पोजीशन में। So it may have existed in China and Indonesia and Asian continent. ये जो इरेक्ट ह्यूमन है वो कहाँ पे मिला था, कहाँ पे रहता था? It may have existed in, कहाँ पे था? चाइना में था, इंडोनेशिया में था और एशियन जो भी कॉन्टिनेंट है, एशियन कॉन्टिनेंट में वो ह्यूमन जो इरेक्ट पोस्चर वाला था वो मिलता था। अगर हम ब्रेन कैपेसिटी देखते हैं तो धीरे 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 जो ह्यूमंस थे उनकी ब्रेन कैपेसिटी क्या हो गई? बढ़ती रही। पहले छोटा था, उसके बाद में धीरे 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 ब्रेन की साइज थी, कैपेसिटी थी, इंटेलिजेंट था, वो बढ़ता चला गया। ओके, सो इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन कंटिन्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग इट्स ब्रेन। जब इरेक्ट मैन बन गए, इवोल्यूशन हो गया इरेक्ट मैन का, तब क्या हो गया? धीरे 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 उसकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती चली गई फॉर द पीरियड ऑफ अबाउट 1 लाख ईयर्स एंड मीनवाइल इट डिस्कवर्ड द फायर। उसके बाद में जाके जो भी फायर था, फ्लेम था, उसकी डिस्कवरी हुई। सो इस ह्यूमन ने फॉर एग्जाम्पल आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इंटेलिजेंट बढ़ गया। इंटेलिजेंट बढ़ने के बाद उसने बहुत सारे जो डिस्कवरी है ह्यूमन ने, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर की डिस्कवरी हुई, देन व्हील की डिस्कवरी हुई, देन फ्लेम की डिस्कवरी हुई। सो दिस ऑल डिस्कवरीज वेर अकर्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे डिस्कवरीज होती गई। सो ब्रेन ऑफ 50,000 ईयर ओल्ड मैन हैड बीन sufficiently evolved to the extent that it could be considered as a member of class wise man, that is Homo sapien. So 50,000 ईयर पहले हम अगर देखते आज का जो ह्यूमन है वैसा ह्यूमन 50,000 ईयर पहले बना है। हमारे जैसा ह्यूमन कब बना है? 50,000 ईयर पहले बना है, जिसका ब्रेन हमारे जैसा था। ओके, सो नेक्स्ट मैन का दिया है देखो, निएंडरथल मैन कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइज मैन। वाइज मैन मींस आज का जो मैन है उसके जैसा मैन, फर्स्ट मैन कौन है? निएंडरथल मैन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है। सो वाइज मैन और द रिसेंट मॉडर्न मैन विच इन प्रीवियस टाइम इज निएंडरथल मैन। पहले टाइम में कौन था? निएंडरथल मैन था हमारे जैसा, और वाइज मैन था जो कि ब्रेन का यूज करता था हर काम के लिए। So later on the Cro-Magnon man evolved about 50,000 years ago and afterward, उसके बाद में 50,000 year ago और उसके बाद में वो Cro-Magnon man evolve हो गया है। So this evolution had been faster than the earlier. तो ये जो evolution है उससे पहले से ज्यादा स्पीडी था, फास्टर था। ओके, सो अगर हम देखेंगे about 10,000 year ago wise man started to practice the agriculture। अगर एग्रीकल्चर का हम डिस्कवरी देखते हैं तो
10,000 ईयर पहले एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस कौन कर रहा था? जो वाइज मैन था पहला, फॉर एग्जांपल क्रो-मार्गन मैन, उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट की। तो इट स्टार्टेड टू रेयर द कैटल हर्ड्स। उसके बाद में वो जाके एनिमल्स जो है वो क्या कर रहा था? पालता था, उससे जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं उसका यूज करता था, एंड एस्टैब्लिश द सिटीज। देन सिटीज फॉर्म हुए। ओके, बिकॉज पहले एनिमल्स जो ह्यूमंस थे अलग अलग रहते थे, बाद में एक जगह आके उनका कल्चर स्टार्ट हुआ, कल्चरल डेवलपमेंट टुक प्लेस, कल्चर स्टार्ट हो गया, उनमें कुछ नए नए मीन्स फॉर एग्जांपल स्किल आ गए और कल्चर स्टार्ट हुआ। ओके, सो आर्ट ऑफ राइटिंग वाज इन्वेंटेड अबाउट 5000 ईयर एगो। जो भी लिखने का आर्ट है, लिखावट है, वो कब स्टार्ट हुई? 5000 ईयर एगो, एंड दस द हिस्ट्री हैड बीन स्टार्टेड। एंड तब से जाके हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ह्यूमंस हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट ह्यूमन हम पढ़ते हैं। ओके, सो मॉडर्न sciences emerges about 400 years ago, and industrial society was established about 200 years ago, and now we have reached at this stage, and still we are searching the details of root of human ancestry। आज भी हम ह्यूमन के एंसेस्ट्री का जो रूट है ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है जो भी मॉडर्न साइंस है, आज का साइंस है, वो कब आ गया? 400 ईयर्स एगो। एंड जो भी सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, वो कब एस्टेब्लिश हुई? 200 ईयर एगो। एंड हम आज क्या कर रहे हैं? इस स्टेज पे पहुंच गए इवोल्यूशन होने के बाद। ओके, सो मॉडर्न साइंसेस ये हमने देखा है। सो हियर इन दिस वीडियो लेक्चर वी कंक्लूड दैट आवर टॉपिक दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इज ओवर। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। थैंक यू वेरी मच।